अपना उत्तराखंड में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। हल्द्वानी के लालकुआ इलाके में सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। यहां पर रोड पर खड़े एक ट्रक से तेज स्पीड से आ रही कार टकरा गई, जिससे कार में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लालकुआ के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में हाईवे पर एक बड़ा ट्रक खराब हो गया था। रात के अंधेरे में रुद्रपुर से नैनीताल की तरफ जा रही एक कार इस ट्रक से जा टकराई, जिसमें गाजियाबाद के रहने वाले 2 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों कार सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। देहरादून के SGRR कॉलेज कैंपस एबीवीपी छात्र संगठन से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया, जिनका साथ देने पहुंचे कांग्रेस के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। छात्रों का आरोप है कि बिना छात्र संघ चुनाव के ही कॉलेज प्रशासन इंटरनल एग्जाम करवाने जा रहा है, जिसके विरोध में 2 छात्र पेट्रोल के साथ में कॉलेज की छत पर चढ़ गए। वहीं छात्रों के समर्थन में उतरे दूसरे छात्रों ने भी कैंपस में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं SGRR डिग्री कॉलेज की, जहां पर छात्रों का प्रदर्शन देखा गया और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा। समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर जो मांग है उस पर एबीवीपी के छात्र अड़े हुए हैं और जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग इन छात्रों के द्वारा की जा रही है। है वो वैसे एक षड्यंत्र कर रहा है। उसने अपनी जो डेट है आंतरिक परीक्षाओं की डेट निकाल दी है, जो कि 4 तारीख से है। मैं तो ये पूछता हूँ कि जब महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव ही नहीं हुए तो आंतरिक परीक्षाएं कैसे शुरू हो सकती है। इस महाविद्यालय में जो छात्र का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का काम होता है, जो बच्चे का एडमिशन करने का काम होता है, वो सभी इन छात्र नेताओं का है। इस महाविद्यालय में अगर किसी को भी पूछा जाए, किसी बच्चे को ये नहीं पता कि आंतरिक परीक्षाओं का फॉर्म कैसे भरा जाता है, कि बच्चों को ये तक नहीं पता कि साइट कौन सी है जहां हम फॉर्म भरे। तो जब इतना कुछ ही नहीं हो रहा, जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा, तो आंतरिक परीक्षाओं की डेट कैसे निकल सकती है। उधम सिंह नगर के किच्छा थाना इलाके में पुलिस और एक गौमांस तस्कर के बीच में एनकाउंटर हुआ। पुलिस को सूचना मिली थी कि तस्कर तस्लीम कुरैशी गौमांस लेकर जाने वाला है। इसके बाद में पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस को देखकर बाइक सवार तस्लीम पैदल ही भागने लगा और पुलिस के मुताबिक उसका पीछा किया गया, लेकिन इसी दौरान उसने पुलिस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे तस्लीम कुरैशी के पैर में गोली लग गई। कुरैशी के खिलाफ उत्तराखंड समेत यूपी के कई थानों में गौ तस्करी के मुकदमे दर्ज हैं। तो गौ तस्करी के कई मुकदमे दर्ज थे और अब एनकाउंटर में आरोपी को टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। इसमें एक व्यक्ति अपने मोटरसाइकिल पर एक कट्टा बांधे हुए जा रहा था। संदिग्ध लगा, पुलिस ने उसका पीछा किया। वह मोटरसाइकिल लेके कलकत्ता फार्म पुलिस चौकी की तरफ जाने लगा, जहां पहले से ही पुलिस ने यह सूचना दे दी थी, तो चेकिंग चल रही थी। उस व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की तरफ भाग गया। पुलिस ने उसका पीछा किया, उसने पुलिस पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें उसे गोली लगी। ऋषिकेश से खबर है, जहां पर 2 लड़कों पर नाबालिग लड़की से बलात्कार करने का आरोप लगा। बताया जा रहा है कि पीड़िता की सहेली ने आरोपियों से नाबालिग को मिलवाया था। उसके बाद में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के साथ में होटल में रेप किया। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज कर पीड़िता की सहेली के साथ में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स के रेजिमेंटल सेंटर में शानदार पासिंग आउट परेड के साथ में 201 जवान सेना का हिस्सा बन गए। ब्रिगेडियर विनोद सिंह नेगी ने सभी रिक्रूटों को देश सेवा की शपथ दिलाई। आर्मी सेंटर के भीतर भवानी दत्त जोशी परेड मैदान में आयोजित हुई पासिंग आउट परेड को देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुंचे। सभी जवानों में देश सेवा का जज्बा देखते ही बना। कसम परेड के बाद अंतिम पग के साथ ही सभी रिक्रूट सेना का हिस्सा बने और अब गढ़वाल राइफल्स की अलग अलग बटालियन में जाएंगे। सेना में शामिल हुए जवानों के साथ ही उनके परिजनों ने भी इस मौके पर अपनी खुशी जाहिर की। मेरी 31 हफ्ते की ट्रेनिंग मुझे अव्वल बनाने की, मतलब देश सेवा के रूप में निर्जावर करने के लिए मैं खड़ा हूँ यहाँ पर।
मैं सबसे पहले कमांडेंट साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ। बढ़िया महसूस हो रहा है। आज इंडियन आर्मी का नाम चलता है दुनिया में, तो उसका एक हिस्सा बन के बहुत गर्व महसूस हो रहा है हमें भी और हमारे घर वालों को भी। यहाँ पे मेरा बेटा छोटा 20 वाला बेटा आयुष सिंह राणा है, तो उसकी यहाँ पे हम कसम प्लेट के लिए आए हैं यहाँ पे। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, तो हमने पहली बार ज़िंदगी में पहली बार देखा। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा सर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हम आर्मी से ही पढ़े लिखे, हमारे बच्चे, हमारे जीवन सब कुछ सफल और सब कुछ अलमंगल है। बच्चे देश के लिए सेवा कर रहे, मेरे आदमी ने भी देश के लिए सेवा करी। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी रोना भी आ जाता है। आज यहाँ गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर में एटस्टेशन परेड हुई है, जिसमें 201 अग्निवीर आज सेना में शामिल हुए हैं और ये सभी अग्निवीर बहुत ही उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्राप्त हैं और देश की सेवा में और देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आज ये यहाँ से अपनी बटालियनों के लिए जा रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हुआ। बैरागी कैंप से अतिक्रमण हटाया गया। यूपी सिंचाई विभाग ने अतिक्रमण हटाया और अवैध झोपड़ियां और दुकानें हटाई। प्रशासन का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। तो आपको बता दें कि प्रशासन का कहना है कि आगे भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और अवैध झोपड़ियों और दुकानों को यहां से हटाया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की। हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में इन दिनों नेशनल गेम्स की मेजबानी की तैयारी चल रही है। फुटबॉल और स्विमिंग जैसे बड़े इवेंट्स इसी स्टेडियम में होने हैं, लेकिन इतने बड़े आयोजन में हल्द्वानी शहर के लोग स्टेडियम तक आसानी से कैसे पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। ठंड की दस्तक के बीच हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में तैयारियां जोरों पर हैं। लेकिन हल्द्वानी शहर के इस स्टेडियम तक पहुंचने के लिए जो रोड है, उसकी हालत बेहद खराब है। हालात ऐसे हैं कि गौला नदी रोड का जो हिस्सा अपने साथ बाढ़ में बहा ले गई थी, उसका नेशनल गेम्स शुरू होने तक बनना भी संभव नहीं। हालांकि सिंचाई विभाग का दावा है कि टेंडर हो चुके हैं। देखिए, आपको पता ही है, इसमें गोला में काफ़ी भारी वर्षा हुई थी और गोला नदी के बहाव से काफ़ी बड़ा कटाव हुआ था। उसमें योजना गठित हो चुकी है और उसके टेंडर भी हो चुके हैं। जल्द ही उसका काम भी प्रारंभ हो जाएगा। टेंडर की प्रोसेस चल रही है। दरअसल गौला पार में मौजूद इस इंटरनेशनल स्टेडियम में फुटबॉल, खो खो, वुशु, मॉडर्न पैंथलोन, स्विमिंग, वाटर पोलो जैसे गेम्स इवेंट होने हैं, जिन्हें देखने के लिए हल्द्वानी से दर्शक भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले शहर का मेन कनेक्टिंग रोड और स्टेडियम की सुरक्षा दीवार का गौला नदी में गिरना चिंता वाली बात है, क्योंकि आपात स्थिति में यही रोड खिलाड़ियों को अस्पतालों तक पहुंचाने में मदद करेगा। हालांकि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खिलाड़ियों की सुरक्षा का भरोसा दे रहा है। राष्ट्रीय खेल के समय उसकी सुरक्षा के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। उसको चारों तरफ से बैरिकेडिंग करके उसको सुरक्षित किया जाएगा। जो हमारी टीम एक मैनेजमेंट के लगी हुई है, उनके द्वारा आश्वासन दिया गया है कि उसको पूरे तरह से सुरक्षित खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना की संभावना न रहे। जाहिर है, खेल विभाग खिलाड़ी और दर्शक दोनों को ही सुरक्षा का भरोसा दे रहा है, लेकिन गौला नदी में समाई इस रोड को बनाना उसके बस की बात नहीं और न ही सिंचाई विभाग ये काम कर सकता है। ऐसे में अगर सरकार ने कोई बड़ा फैसला नहीं लिया तो हल्द्वानी के खेल प्रेमियों को इंटरनेशनल स्टेडियम पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना ही होगा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने ऋषिकेश के टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए 100 करोड़ रुपए में से 65 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी है, जिससे कि यहां पर्यटन और तीर्थाटन सर्किट विकसित होगा। कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया। इसका हमारा चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे तपोवन हो या स्वर्गाश्रम, उसके लिए बहुत बड़ा काम अब हो रहा है
ये है। अब उसके बाद इस जिस 100 करोड़ की आपने बात की है उसको भी केंद्र सरकार से हमें मिल रहा है, और इसमें जो अवस्थापनाएं के काम होंगे, यानी कि काम की तो अब ऐसा लगेगा काम ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन सा काम करना है। तो 100 करोड़ रुपए उधर मिल रहा है, 1800 करोड़ और मिल रहा है। अल्मोड़ा जिले में तेजी से होमस्टे बनाए गए हैं। इसके साथ ही कई लोगों ने अपने होटल और रिजॉर्ट को भी होमस्टे में रजिस्ट्रेशन करके कारोबार किया है। आज जिले में 425 होमस्टे रजिस्टर्ड हैं, लेकिन 200 से ज्यादा होमस्टे आज भी मानकों के खिलाफ चल रहे हैं, जिनको पर्यटन विभाग ने निरस्त कर दिया है और उन्हें नोटिस भी जारी किया गया। में कुल जो पंजीकरण हमारे होम स्टेज पूर्व में थे वो 421 थे, जिसमें से जब हमने अपने वेबसाइट में देखा तो उसमें काफ़ी सारे ऐसे होम स्टेज है जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था। तो उसमें से हमने लगभग 200 होम स्टेज ऐसे जिनका पंजीकरण रिन्यूअल नहीं था, तो उनका हमने अभी कैंसिलेशन किया है। प्लस जिनके द्वारा गेस्ट हाउस चलाए जा रहे थे या होटल चलाए जा रहे थे होम स्टे के नाम पे, उनको हमने लेटर के माध्यम से भी इन्फॉर्म किया है कि आप इसको गेस्ट हाउस में रजिस्ट्रेशन करें और होम स्टे से हटा के, तो उनको भी हमने अभी कैंसिलेशन में डाला है। अगर आपको ऑनलाइन शादियों के न्योते आ रहे हैं लेकिन आपको न्योता देने वाला आपका परिचित नहीं है तो सावधान रहने की जरूरत है। कहीं आप साइबर ठगों के झांसे में आकर कंगाल ना हो जाएं। आखिर क्या है ये पूरा मामला, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इन दिनों शादियों का सीजन है और समय की बचत के लिए अब शादियों के इनविटेशन कार्ड भी डिजिटली देखने को मिल रहे हैं। अक्सर ऑनलाइन डिजिटल कार्ड व्हाट्सएप पर अपने सगे संबंधियों को भेजे जा रहे हैं, लेकिन इसका फायदा उठाने के लिए साइबर अपराधी भी सक्रिय हैं और व्हाट्सएप पर साइबर अपराधी भी शादियों के न्योते भेज रहे हैं। जैसे ही आप इस इनविटेशन कार्ड पर क्लिक करते हैं, आपके फोन का एक्सेस साइबर अपराधियों के पास पहुंच जाएगा, जिससे आपकी कमाई और गोपनीय चीजों को भी एक्सेस कर लेंगे और फिर शुरू होगा आपके साथ साइबर ठगी का खेल। वो व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पे जो भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं उस पे वो कुछ एपीके फाइल्स भेजते हैं। एपीके फाइल का फुल फॉर्म होता है एंड्रॉइड पैकेज किट। तो इस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी और आपके फोन में एक ऐप होता है वो इंस्टॉल हो जाता है। उस ऐप का यूज क्या होता है कि वो आपके फोन में अलग अलग परमिशन, जैसे कि एसएमएस को रीड करना, एसएमएस को सेंड करना, इंटरनेट को चलाना, आपका फोन को एक प्रकार से रिमोट कंट्रोल पे ले लेता है। वही साइबर अधिकारियों का कहना है कि बिना पहचान के लोगों द्वारा भेजे गए शादियों के कार्ड को डाउनलोड न करें। साथ ही अपील की है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज करें। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र परतवाल की रिपोर्ट। भीमताल के सिलौटी पंत में गुलदार को वन विभाग ने पकड़ लिया। 25 नवंबर को गुलदार ने महिला पर हमला किया था, जिसमें महिला की मौत हो गई, जिसके बाद में पूरे इलाके में गुलदार का आतंक था और लोग डरे सहमे हुए थे। जिसके बाद में वन विभाग ने इलाके में गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया, जिसमें गुलदार कैद हो गया। गुलदार को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि जो गुलदार पिंजरे में कैद हुआ था ये वही गुलदार है जिसने महिला को मारा था। जब उन्होंने देखा कि पिंजरे पर एक तेंदुआ फंसा है, पकड़ा गया है, तो क्षेत्र में थोड़ा दहशत का माहौल कम है, थोड़ा राहत की सांस ली है। अभी जांच होने के बाद ही पता चल जाएगा कि जो महिला को जिसने निवाला बनाया वो तेंदुआ था या कोई अन्य जानवर था। तो यह जांच रिपोर्ट आने के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी। रानी भी बची हुई है तो उससे पता चल जाएगा। इससे भी सैंपल करके हम स्वैब सैंपल्स और इसके हेयर सैंपल्स भेजेंगे, जिससे कि हमको पता चल पाए कि जो मोमेंट है, जो जहाँ पे लेडी को किल किया था उस वो जगह और जहाँ से मिला सैंपल्स हम मैच कर सकते। उत्तराखंड में जंगली जानवरों के हमले से लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा की मांग उठने लगी है। ये मांग लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने उठाई। विधानसभा क्षेत्र में बाघ ने 3 ग्रामीणों को मार डाला। हालांकि 3 बाघों को पकड़ने में वन विभाग कामयाब रहा, लेकिन एक बार फिर से यहां बाघ नजर आने लगे हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है और जंगली जानवरों के डर से गांव के लोग पलायन करने को भी मजबूर हैं। मेरे यहाँ से रेस्क्यू हैं और अभी चौथा टाइगर की जो है
फिर से मूवमेंट दिख रही है। तो इसलिए हमारे लोग आतंकित हैं, गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी तरफ जो हमारे विकास कार्य हैं वो बने अधिनियम के कारण अवरुद्ध पड़े हैं। तो इन्हीं मुद्दों के लेकर मैंने कई बार संज्ञान लिया है और माननीय मुख्यमंत्री मुझे आश्वस्त किया है कि मैं सत्र चलाऊंगा। तो मेरा उनसे यह है कि भाई अगर आप सत्र चलाएंगे तो आपका बहुत बड़ा योगदान इस प्रदेश के लिए होगा। कुमाऊं में हाथियों के कई महत्वपूर्ण कॉरिडोर हैं जिनसे हाथी चारे और पानी की तलाश में सदियों से आते जाते यहां से रहे हैं, लेकिन इन्हीं कॉरिडोर से अब कई हाईवे और रेल पटरियां गुजर रही हैं, जिससे आए दिन हाथी से लेकर लेपर्ड और टाइगर तक रोड और रेलवे पटरी क्रॉस करने के दौरान या तो घायल हो रहे हैं या फिर जान गंवा रहे हैं। और कई जगह तो नेशनल हाईवे और रेलवे के निर्माण से जंगली जानवरों के परंपरागत रास्ते बंद हो गए हैं। ऐसे में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने NHAI और रेलवे को कड़ा पत्र लिखा है, जानवरों के रास्ते से सारी अड़चनें हटाने को कहा है। हमारी कोशिश ये है कि एलिफेंट्स को या हाथियों को जो उनके गलियारे हैं, जो उनके कॉरिडोर्स हैं, उनमें सेफ पैसेज देने की कार्रवाई हम लोग पूर्ण रूप से संपादित करें। साथ ही साथ जन जागरूकता का एक कार्यक्रम हमने चलाने का फैसला किया है और विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के कार्यक्रम चलाए भी जा रहे हैं। रेलवेज के साथ हमारी निरंतर बात होती रहती है, रेलवे विभाग के साथ भी उनको भी इस प्रकार की जानकारी हमारी तरफ से उपलब्ध कराई जाती है और उनसे हल्द्वानी में बहने वाली गौला नदी की तस्वीर आने वाले दिनों में बिल्कुल बदल सकती है और यह पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हो सकती है। आखिर ये कैसे संभव है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आने वाले दिनों में नैनीताल जिले की पहचान महज इन खूबसूरत झीलों के कारण ही नहीं होगी, बल्कि हल्द्वानी की गार्गी यानी गौला नदी में बनने वाला रिवर फ्रंट भी पर्यटन के एक बड़े आकर्षण का केंद्र हो सकता है, जिसका शुरुआती काम कागजों में शुरू हो चुका है। तो रिवर फ्रंट का कंसेप्ट आया है और उसके लिए सर्वे इत्यादि कराया जाएगा। ये लगभग 9 किलोमीटर का रीच पूरा आता है, उसमें कराया जाएगा सर्वे और फिजिबिलिटी देखी जाएगी किस प्रकार से हम वहाँ पर्यटन की भी सुविधा दे सकते हैं, सेफ्टी भी दे सकते हैं, साथ में अप्रोच रोड और घाट इत्यादि बनाए जा सकते हैं। सौंदर्यीकरण के भी काम उसमें सम्मिलित होंगे। गौला नदी बरसात के दिनों में काठ गोदाम से लेकर हल्द्वानी तक शहर की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और नमामि गंगे मिशन के तहत नदी के इस दायरे में रिवर फ्रंट बनाकर न सिर्फ सुरक्षा दीवारें बनेंगी बल्कि अन्य चीजें भी विकसित होंगी। रिवर फ्रंट के बारे में उनके द्वारा भी सहमति दी गई और उन्होंने कहा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट के अंतर्गत आप इसको जो है प्रपोजल शुरू कर सकते हैं। इस संबंध में मैं केंद्र में चर्चा करूंगा। उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया है और इसको हम मूर्त रूप में देने के लिए इसके सर्वे इत्यादि की कार्रवाई हेतु निर्देश दे रहे हैं। हल्द्वानी में गौला नदी के किनारे शहर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बसा हुआ है। साथ ही आर्मी कैंट, इंटरनेशनल स्टेडियम, 2 रेलवे स्टेशन भी इसी के किनारे हैं। साथ ही आने वाले दिनों में बनने वाला इंटरनेशनल जू और हाई कोर्ट भी इसी जगह प्रस्तावित है। ऐसे में सिंचाई विभाग की कोशिश रिवर फ्रंट बनाकर शहर की खूबसूरती बढ़ाने और शहर को सुरक्षित करने की योजना है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम से लगे पिंडकी मदेश सड़क पर 1 महीने पहले हुआ डामकर उखड़ने लगा है। इसके साथ ही सड़क पर गड्ढे भी हो गए हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था पर घटिया सामान लगाने का आरोप लगाया। लोगों ने डीएम से मामले की कार्रवाई की मांग की है। पौड़ी के पुराने ब्रिटिश कालीन कलेक्ट्रेट परिसर को हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर संवारा जा रहा है, जिससे कि ये पुरानी धरोहर पर्यटक और स्थानीय लोगों को जल्द एक नए स्वरूप में नजर आएगी। हेरिटेज बिल्डिंग में एक विजय स्तंभ निर्माण की कार्य योजना भी जिला प्रशासन ने तैयार की है। कई फीट ऊंचे विजय स्तंभ में पर्वतारोही के नाम दर्ज किए जाएंगे। इस पुरानी धरोहर को आकर्षित बनाया जा रहा है, जिससे कि पर्यटक आकर्षित होकर इस हेरिटेज बिल्डिंग का दीदार कर सके। फिलहाल हेरिटेज बिल्डिंग निर्माण का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। जो कि अभी वर्तमान में गतिशील है, समाप्त होगा और उसके साथ ही हम लोग वहाँ पे एक विक्ट्री टावर भी बना रहे हैं और विक्ट्री टावर को लेके जो कंसेप्ट है ये कि हम अपने जितने भी मार्टियर्स हैं उन लोगों के नामों को उसमें वहाँ डिस्प्ले करते हुए या उन नामों को वहाँ इंगित करते हुए एक दर्शनीय स्थल बनाएंगे ताकि
नैनीताल शहर में कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा वाहनों का लोड बढ़ रहा है। वैसे तो हाईकोर्ट ने अनियंत्रित वाहनों पर लगाम लगाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन प्रशासन की अनदेखी से हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नैनीताल शहर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी अवैध टैक्सी का कारोबार चल रहा है। 2017 के बाद टैक्सी की ऐसी बाढ़ शहर में आई कि ट्रैफिक अब संभल नहीं रहा। बाइक टैक्सियों ने तो सड़कों को ही पार्किंग में तब्दील कर दिया है, जबकि 2017 में माल रोड पर इन टैक्सी को हाई कोर्ट ने बंद करने का आदेश दिया, लेकिन नैनीताल पुलिस के संरक्षण में कारोबार खूब फल फूल रहा है। टैक्सी और जो टू व्हीलर की आप बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी माननीय उच्च न्यायालय ने इसके लिए एक गाइडलाइन दे रखी है। अगर उन गाइडलाइन को प्रॉपर फॉलो कर ले तो समझिए कि आपकी 50-60% समस्या तो वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है गाइडलाइन फॉलो करवाना। राज्य सरकार ने टैक्सी बाइक स्थानीय लोगों को रोजगार के लिए दी थी, लेकिन इसमें भी नियमों का उल्लंघन हुआ। बेरोजगारों को दी गई बाइकों में उसे बाइक खुद ही चलानी थी, लेकिन आरटीओ कार्यालय और बैंक की मेहरबानी ऐसी रही कि एक ही व्यक्ति 5 से 7 बाइकें लाकर कारोबार में लग गया। वहीं दूसरे जिलों और राज्यों से आए लोगों ने भी टैक्सी कारोबार शुरू कर दिया। अब मुसीबत ये बन रही है कि टैक्सी के लिए जिला प्रशासन SOP तैयार करने में जुटा है, जिसमें बाइक टैक्सी और उसके मालिक को ही चलाना होगा। साथ ही ड्रेस कोड भी जरूरी होगा। ऑथराइज्ड जो लोग होंगे, जो सत्यापित जो लोग होंगे, जिनका प्रॉपर वेरिफिकेशन हो गया होगा और एजेंसीज के द्वारा उनको आई कार्ड्स और लाइसेंसेस दिए गए होंगे, उन्हीं को संचालन की अनुमति रहेगी। और इसकी एक अपर लिमिट भी तय किए जाने पर विचार हम लोग कर रहे हैं कि नगर की, क्योंकि एक वहन क्षमता है, धारण क्षमता है, उससे ज़्यादा वाहनों का नगर क्षेत्र में प्रवेश करने से अव्यवस्था स्वाभाविक है। सवाल इस बात पर भी उठ रहे हैं कि आखिर किन अधिकारियों ने हाईकोर्ट के आदेश का माखौल उड़ाया और शहर की सड़कों को बाइक टैक्सी से पैक कर दिया। और अब क्या गारंटी है कि पुलिस की बनाई SOP के बाद नैनीताल में अवैध तौर पर टैक्सियों का संचालन बंद हो जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। देहरादून में पुलिस बिना हेलमेट और ओवर स्पीड में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ अभियान चला रही है और पकड़े गए लोगों का चालान भी काटा गया। इसी अभियान के दौरान पुलिस ने कई नाबालिग लड़कों को भी पकड़ा। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने कार्रवाई और इसके साथ ही उनके परिजनों से भी बातचीत कर बच्चों को जागरूक करने को कहा गया। इंटरेस्ट दिखाया था, वो भी चाहते हैं कि जब इस तरह के चालान हो बच्चों के या जिस तरह के चौक चौराहे पे होते हैं तो वहां पर वो बच्चों की काउंसलिंग भी करें, जिससे कि बच्चों को समझ में आए कि एक्सीडेंट्स के बाद कितनी दिक्कतें होती हैं और अगर होने के बाद कोई हादसा उनके परिवारजनों पर क्या बीतती है। तो मुझे लगता है उनकी काउंसलिंग से बच्चे और अच्छा समझेंगे और उनका ये भी कहना है कि वो पेरेंट्स के नंबर भी लेंगे, जिससे वो बात करेंगे और उनको समझाएंगे। तो मुझे लगता है इनको शामिल करने के बाद और ये ज्यादा इफेक्टिव होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व बेहद दुर्लभ प्रजाति के घड़ियाल और दुर्लभ प्रजाति के हॉग डियर के संरक्षण के लिए बड़े कदम उठाने जा रहा है। इसके लिए इनकी गिनती भी होगी और कॉर्बेट की गवर्निंग बॉडी ने इस स्पेशल प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व सिर्फ टाइगर ही नहीं बल्कि अनेकों प्रजाति के प्राणियों का भी घर है। इन्हीं में से एक है अति दुर्लभ प्रजाति का घड़ियाल। कॉर्बेट के बीच से होकर बहने वाली रामगंगा में बड़ी तादाद में घड़ियाल पाए जाते हैं, लेकिन आबादी क्षेत्र से बहकर आने वाली रामगंगा में प्लास्टिक और अन्य तरह के पॉल्यूशन की वजह से घड़ियालों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। कॉर्बेट प्रशासन अब इन घड़ियालों की काउंटिंग करने के साथ ही रामगंगा को पॉल्यूशन मुक्त करने और घड़ियालों पर पड़ रहे इसके प्रभाव के लिए विशेष प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। जो रामगंगा में मेनली इनकी पॉपुलेशन पाई जाती है, उसके पानी का जो चेंज हो रहा है या बाकी चीजें हो रही हैं, उसका इस पॉपुलेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उन चीजों को भी इसमें इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत देखा जाएगा। ये हमारी लॉन्ग टर्म स्टडी जो है घड़ियालों पे वो चल रही है, उसी का पार्ट है। कॉर्बेट पार्क में ही ढिकाला के ग्रासलैंड में दुर्लभ प्रजाति का हॉग डियर भी पाया जाता है। हॉग डियर सुअर की तरह सिर नीचे झुकाकर चलने वाला हिरन है। दुर्लभ प्रजाति के इस हिरन को कॉर्बेट में अच्छी तादाद में देखा गया है, लेकिन इनकी आज तक काउंटिंग नहीं हुई। कॉर्बेट में अब 1.5 साल का प्रोजेक्ट चलाकर इनकी भी काउंटिंग करने के साथ ही
इनके ग्रासलैंड की भी स्टडी करने जा रहा है। जो हॉक डेयर की जो पॉपुलेशन है उसको स्टडी किया जाएगा, उसका पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कितने मेल कितने फीमेल कितने बच्चे हैं उनको स्टडी किया जाएगा, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहाँ पर ज्यादा पाए जाते हैं, किस तरह से है, इन पे भी एक स्टडी की जाएगी। साथ ही क्योंकि इनका वासस्थल जो है वो मेनली ग्रासलैंड है, तो ग्रासलैंड की भी स्टडी, एक लॉन्ग टर्म स्टडी की जाएगी। अति दुर्लभ घड़ियाल देश भर में मध्य प्रदेश के चंबल, यूपी के कतरनिया घाट और उत्तराखंड के कॉर्बेट में पाए जाते हैं, लेकिन कॉर्बेट में रामगंगा में पोल्यूशन की वजह से अति दुर्लभ प्रजाति के जीवन पर संकट मंडरा रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।